बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक 2 हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। लेक्चर 18 पेज नंबर 1 हाइड्रोकार्बन्स। इस चैप्टर में हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनको एंटी टेस्ट के रेफरेंस से पढ़ते हैं। एल्केन्स सबसे पहले, इसमें एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, जितने कार्बन है उससे डबल +2 इसमें हाइड्रोजन होंगे। एल्केन हमेशा टेट्राहेड्रल इनका स्ट्रक्चर होता है और इसमें सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ये नॉन पोलर होता है नेचर में, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं सिर्फ। और कार्बन कार्बन बॉन्ड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होगा और कार्बन हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0.4 का है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 0.4 है और किसी कोवलेंट बॉन्ड को पोलर होने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 या उससे ज़्यादा हो। एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता और एल्केन्स को पैराफीन्स बोलते हैं। पैराफीन्स का मतलब होता है लीस्ट रिएक्टिव, हैविंग लिटिल अफिनिटी, लेस रिएक्टिव। चूँकि हाइड्रोकार्बन्स हैं, नॉन पोलर हैं और ये लेस रिएक्टिव होते हैं। एल्केन्स का जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इसमें जो कार्बन एटम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं कार्बन एटम्स की। उनको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन ऐसे कार्बन को कहते हैं विच इज़ बॉन्डेड टू वन कार्बन, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी कार्बन रिस्पेक्टिवली। ऐसे कार्बन एटम्स को कहते हैं जिनमें 2, 3 और 4 कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच होते हैं। तो स्ट्रक्चर में मेंशन कर दिया 1, 2, 3, 4 फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम्स। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, अल्काइल फ्री रेडिकल, कार्बेनाइन। जब हम कार्बन एटम्स को देखेंगे, उनके रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो लास्ट चैप्टर में हम ये पढ़ के आए हैं कि कोवलेंट बॉन्ड दो तरह से ब्रेक करता है, होमोलिटिकली ब्रेक करता है और हेट्रोलिटिकली ब्रेक करता है। और जब वो दो तरह से ब्रेक करता है तो उसके नतीजे में कैटाइन बनते हैं, एनाइन बनते हैं और फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बनते हैं। तो इन पॉजिटिव, नेगेटिव आइंस और फ्री रेडिकल्स का अगर एक कंपैरिजन करें, इनकी स्टेबिलिटी का, इनकी रिएक्टिविटी का, कि अब ये इनकी डिफरेंट टाइप हो सकती हैं। प्राइमरी कार्बोकैटाइन हो सकता है, सेकेंडरी टर्शरी कार्बोकैटाइन हो सकता है। इसी तरह से जो फ्री रेडिकल हैं और जो कार्ब एनाइन है, यानी जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी जो है वो हो सकते हैं। तो इनको कंपैरिजन का, स्टेबिलिटी को अगर कंपेयर करें तो जो टर्शरी कार्बोकैटाइन है ये ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। प्राइमरी कार्बन दो तरह के हो सकते हैं। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है वो भी प्राइमरी कार्बन है, और ऐसा कार्बन जो किसी भी कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है वो भी प्राइमरी है। तो इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है। फ्री रेडिकल में भी ऑर्डर यही है। टर्शरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी से, और प्राइमरी जो है उसमें इथाइल ज़्यादा स्टेबल है मिथाइल से। एनाइन जो है नेगेटिव आइन, नेगेटिव आइन की सूरत में जो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है, यानी मिथाइल पे नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल है, और प्राइमरी कार्ब एनाइन ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी और टर्शरी के मुकाबले में। और स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी जो होते हैं ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो कम रिएक्टिव होगा, जो कम स्टेबल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। इन सब ऑर्डर को अगर इन्वर्ट कर दें तो ये इनकी रिएक्टिविटी है कि किसी रिएक्शन के अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनिक का रिएक्शन पढ़ेंगे जिनमें कार्बोकैटाइन अगर बन रहा है तो कौन सा रिएक्शन जल्दी होगा, जो या अगर फ्री रेडिकल है या अगर नेगेटिव आइन है तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि इनके रिएक्शंस की रिएक्टिविटी क्या है। अगर हम फ्री रेडिकल
या कैटाइन और एनाइन जो हैं इनकी इस तरह से कंपैरिजन करें कि इनमें कहीं से रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है। यानी अगर सबके प्राइमरी फ्री रेडिकल ले लिए जाएं, फ्री रेडिकल ले लिया जाए, प्राइमरी कार्बोकैटाइन ले लिया जाए, प्राइमरी कार्बेनाइन ले लिया जाए, तो फ्री रेडिकल जो है उसकी रिएक्टिविटी, उसकी स्पीड ज़्यादा होती आयनिक रिएक्शन से भी, और फिर उसका कोवलेंट रिएक्शन। तो ये एक ऑर्डर बन जाता है कि रिएक्टिविटी जो है वो कैसे वेरी करती। फिर अगर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को कंपेयर करें, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस को, तो सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ है वो ज़्यादा होती बॉन्ड लेंथ, और ट्रिपल बॉन्ड पे जाके बॉन्ड लेंथ कम हो जाती। जितने ज़्यादा बॉन्ड बनते जाएंगे उतने एटम्स करीब आते जाएंगे एक दूसरे के, उतनी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी और उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जितने एटम करीब आएंगे बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये एक ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का। पेज 2, एल्केन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एल्केन चूँकि नॉन पोलर होते हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, इनके कम रिएक्शंस हैं जो ये शो करते हैं, और इनके रिएक्शन या तो कंबस्चन रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एल्केन शो करते हैं हैलोजन से जब रिएक्ट करते हैं, तो इनके जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको हैलोजिनेशन भी कहते हैं, फोटोकेमिकल भी कहते हैं। फोटोकेमिकल इसलिए कहते हैं कि ये मतलब फोटोन लाइट की प्रेजेंस में है, और इसलिए लाइट के प्रेजेंस से रिएक्शन हो तो केमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शंस हैं, इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हैलोजिनेशन, इसका एक इनिशिएशन स्टेप है। उसमें जो हैलोजन है सबसे पहले उसका बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक करता है और इससे न्यूट्रल स्पीशीज़ बनती हैं, और उसके बाद जो है जब फ्री रेडिकल हैलोजन के बन जाते हैं, तो ये जो फ्री रेडिकल बन जाते हैं तो फिर ये आगे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं। तो ये प्रोपेगेशन स्टेप है। इसकी पहचान ये है कि इनिशिएशन स्टेप जो है उसमें हैलोजन ब्रेकर, हैलोजन क्यों ब्रेक करते हैं? मीथेन को जब क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे, अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, यहाँ भी बात करते हैं, मीथेन को जब क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो बॉन्ड जो ब्रेक कर सकते हैं उनकी 2 टाइप्स हैं सिर्फ। एक तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है जो ब्रेक कर सकता है, और एक हैलोजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर सकता है। हैलोजन का जो हैलोजन से बॉन्ड है ये वीक है कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड के कंपैरिजन में, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं करता और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक करता है, वो वीकर बॉन्ड है। लिहाजा इनिशिएशन स्टेप में वीकर बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है। और प्रोपेगेशन स्टेप की पहचान ये है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना हो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग द प्रोपेगेशन स्टेप, तो उसमें एक रेडिकल होगा और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। तो प्रोपेगेशन स्टेप में देखो Cl फ्री रेडिकल है, CH4 से मिल रहा है, CH3 फ्री रेडिकल है, Cl2 से मिल रहा है, तो उसमें एक फ्री रेडिकल होता है और साथ में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। और एक फिर टर्मिनेशन स्टेप होता है। टर्मिनेशन स्टेप वो होता है जिसमें फ्री रेडिकल से मिलता है। तो अगर फ्री रेडिकल से मिले तो इसे टर्मिनेशन स्टेप जो है वो बोलते हैं। अगर हैलोजन के कंपैरिजन किया जाए एक कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, तो फ्लोरीन का रिएक्शन वॉयलेंट है, डार्क में भी हो जाता है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। आयोडीन का रिएक्शन टू स्लो है और रिवर्सिबल भी है। इसमें इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करना हो तो वो लाइट पर डिपेंड करता है। लाइट ज़्यादा होगी कम होगी उसके मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड होगा। और जो फेट ऑफ रिएक्शन है, यानी आप कह लें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होती हैं, तो फेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो डिसाइड करता है, क्लोरीन की कंसंट्रेशन डिसाइड करती है। और ये रिएक्शन जो है वो गैस फेज में भी होता है, लिक्विड में भी होता है। गैस फेज में तो लाइट की प्रेजेंस में होता है, वो इसे रिएक्शन को ट्रिगर करती है, लाइट इनिशिएट करती है। लिक्विड फेज में जब ये रिएक्शन होता है तो जो परऑक्साइड होते हैं वो रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, उनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। और इसमें रिएक्शन को एक और तरीके से भी देखें आप कि मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट कर रहे हैं, साइड पहले ही पेज, इसी पेज की फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिएक्शन शो किया। मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट किया तो CH3Cl बन गया, फिर एक और क्लोरीन से रिएक्ट किया तो एक और हाइड्रोजन
की जगह एक और क्लोरीन लगी, फिर एक और हाइड्रोजन की जगह एक और क्लोरीन लगी, अल्टीमेटली हम CCl4 पे पहुंच गए। तो इन सब में यानी ये CH3Cl कब बनेगा? जब ये 1:1 रेशो में मीथेन 1 मोल हो, क्लोरीन भी 1 मोल हो। CH2Cl2 कब बनेगा? जब ये 1:2 मोल रेशो में हो। मीथेन तो 1 मोल ही और क्लोरीन के 2 मोल ले लें, तो ये 1:3, 1:4। जैसे क्लोरीन आप देखो, मीथेन का मोल तो सेम है, अगर क्लोरीन के मोल जो है वो हम बढ़ा रहे हैं, उसकी रेशो ज़्यादा कर रहे हैं, तो उतनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी। और इसमें कार्बन की जो ऑक्सीजन स्टेट भी हर कंपाउंड में लिखी हुई है। मीथेन में कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट -4 है, CH3Cl में -2 है, CH2Cl2 में 0 है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 में +2 है, फाइनली +4 होगी। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड तक जाते जाते ये +4 होगी। और अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो जाए तो इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं। इसमें अगर कंपैरिजन करें, पेज के सेकंड पार्ट पे आए, वीकेस्ट बॉन्ड जो है रिएक्टेंट्स में कि इनिशिएशन स्टेप में हैलोजन का बॉन्ड ही क्यों ब्रेक किया था, तो एक कंपैरिजन किया हुआ। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी 413 होती है, क्लोरीन और ब्रोमीन बॉन्ड एनर्जी कंपेयर कर ले। सबसे जो वीक बॉन्ड होगा वो जल्दी ब्रेक कर जाएगा। हैलोजन का बॉन्ड होता है वीक, कार्बन हाइड्रोजन के मुकाबले में वीक होते हैं, इसलिए वो जल्दी ब्रेक कर जाते हैं। अब ब्रोमीन का बॉन्ड तो और ज़्यादा वीकर था। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर करना है कि ब्रोमीन का बॉन्ड तो और ज़्यादा वीकर था, तो फिर ये क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव कैसे है? बॉन्ड तो ब्रोमीन का जल्दी टूट रहा, तो उसे जल्दी रिएक्ट करना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो बॉन्ड बनता भी तो है ना। तो जो HCl का बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग बनता है हाइड्रोजन से। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो उसका हाइड्रोजन से बॉन्ड बनना है वो ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है HBr के मुकाबले में। इसीलिए क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है कि क्लोरीन का बॉन्ड जब ब्रेक कर जाता है और उसके बाद जब बॉन्ड बनता है, तो जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन के साथ HCl का वो ज़्यादा स्ट्रांग है। HCl की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HBr। फिर इस रिएक्शन को एक और तरीके से देखें, CH4 को क्लोरीन से रिएक्ट करवाया और जब ये रिएक्ट किया लाइट की प्रेजेंस में, HNu लाइट है, तो ये प्रोडक्ट बन गया। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल गया। और अगर क्लोरीन एक्सेस में ले लेंगे, जिसे कहा था 1:4 रेशो में, तो फिर सिर्फ CCl4 बनेगा। तो ये MCQ पूछा जा सकता है कि मीथेन क्लोरीन अगर इक्वी मोलर हैं, जितनी कंसनट्रेशन में है, तो क्या बनेगा, और अगर क्लोरीन एक्सेस में तो क्या बनेगा। क्वेश्चन कैसे हो सकता है? नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्योरेटिकली फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। 2-मिथाइल ब्यूटेन दी हुई है, आइसोपेंटेन मतलब, और उस आइसोपेंटेन में कहते हैं आप क्लोरीनेशन करनी है और एक ही क्लोरीन बस रिप्लेस करनी, यानी एक वक्त में कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस करनी। तो मुख्तलिफ हाइड्रोजन जब रिप्लेस करेंगे तो कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं, कितने पॉसिबल आइसोमर बन जाएंगे। तो आंसर 4 है। क्या क्या स्ट्रक्चर बनेंगे? 1,2 है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल है, 1 क्लोरो 3 मिथाइल है। तो ये सब स्ट्रक्चर आपने देखने हैं। मतलब इसमें CH3 से, CH से, CH2 से, ये सब से जब जितने भी पॉसिबल हैं, सबसे क्लोरीन अगर रिप्लेस करके देखें तो ये नाम बनते हैं इनके अलग अलग। क्वेश्चन 2 है, एन एल्केन मोलर में 72 ऑन क्लोरीनेशन गिव्स ओनली 1 प्रोडक्ट ऑफ मोनोक्लोरोएल्केन। कहते हैं कि एल्केन है, उसमें हम एक मोनोक्लोरीनेशन करते हैं, उसकी एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाते हैं। तो जब उसकी एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाते हैं, तो कोई सी भी हाइड्रोजन हटा दें और उसका क्लोरीन अटैच कर दें, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा एक ही जैसा बनता है। इसका मतलब उसमें सारी हाइड्रोजन एक जैसी होंगी। तो कौन सा एल्केन है? ऑप्शन गिवन है, एन पेंटेन है, 2-मिथाइल ब्यूटेन है, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, आइसोब्यूटेन है। तो आंसर चार्ली है, ये नियोपेंटेन को कहते हैं। और नियोपेंटेन में जितनी हाइड्रोजन है वो सारी हाइड्रोजन जो है 12 हाइड्रोजन होती है नियोपेंटेन में, सारी प्राइमरी है। किसी एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस करेंगे, किसी एक हाइड्रोजन को अगर हम एक वक्त में रिप्लेस करेंगे, तो कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर लें, सब एक जैसी हैं, तो इसलिए उसका मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एक जैसा होगा एक वक्त में अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे। तो पेज 3 क्वेश्चन देखें, इसको कैसे पूछा जा सकता है। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन फोटो कैटलाइज्ड ब्रोमिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो अभी जो पीछे क्वेश्चन किया है ये वही क्वेश्चन है, और उसमें ये पूछा था कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं 2-मिथाइल ब्यूटेन के, आइसोपेंटेन के।
इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि अच्छा सब प्रोडक्ट बन तो सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो चूंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है और चैप्टर के शुरू में आपको याद हमने पढ़ा कि फ्री रेडिकल्स को अगर आपस में कंपेयर करें तो जो टर्शरी फ्री रेडिकल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें जो डेल्टा है ये टर्शरी फ्री रेडिकल, ये वाला स्ट्रक्चर टर्शरी फ्री रेडिकल बनेगा। तो जब कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो टर्शरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगी, उसके नतीजे में टर्शरी जो है वो बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो इसका स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसलिए डेल्टा आएगा। इसमें स्टेबिलिटी जो हमने पढ़ी थी उसको कंसिडर करके आंसर करेंगे। कंबस्चन रिएक्शन एल्केन जो देते हैं उन कंबस्चन रिएक्शंस को अगर हम उनको बैलेंस करने का तरीका जनरलाइज करना चाहें तो ये इक्वेशन लिखी हुई है क्वेश्चन के नीचे कि CnH2n+2 + 3n+1/2O2 इट गिव्स NCO2 + n+1 H2O। n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अगर कोई एल्केन है हमारे पास तो जितने कार्बन एटम है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो ऑक्सीजन के इतने मोल होंगे, और जितने कार्बन एटम है कार्बन डाइऑक्साइड के उतने ही मोल होंगे, और जितने कार्बन एटम उसमें 1 ऐड कर दें तो उतने वाटर के मोल होंगे। तो बाद इसके MCQs ऐसे होते हैं कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कितने मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगी, कितने मोल जो है वो वाटर के बनेंगे। तो वो क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते हैं। ऑक्सीडेशन एल्केन की पढ़ें तो एल्केन की जो ऑक्सीडेशन है इसमें कंप्लीट कंबस्चन, इनकम्प्लीट कंबस्चन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ये सब इस हेडिंग में आ जाएंगे। अगर कंप्लीट कंबस्चन करें एल्केन की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। हर कंबस्चन रिएक्शन जो है उसमें कार्बन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होती है और हाइड्रोजन वाटर में चेंज होती है। और अगर इनकम्प्लीट कंबस्चन करेंगे तो इनकम्प्लीट कंबस्चन अगर होगी, वो कैसे होगी इनकम्प्लीट कंबस्चन, अगर ऑक्सीजन की रेशो कम हो जाए, एल्केन की कंबस्चन के लिए जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड अगर ऑक्सीजन उससे कम हो जाए तो फिर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर कम कर देंगे तो खाली कार्बन बन जाएगी। और जो बात याद रखनी है कि वाटर हमेशा बनेगा कंबस्चन के अंदर। इसी तरह से अगर कैटलिस्ट की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करें, कैटलिस्ट की कॉपर कैटलिस्ट है, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो फिर ओल, AL और ओइक एसिड, यानी पहले स्टेप में एल्कोहल बनेगा, अगले स्टेप में एल्डिहाइड बनेगा, उससे अगले स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन इस तरह से स्टेप वाइज होती है कि एल्केन की ऑक्सीडेशन करने से एल्कोहल, और फर्दर ऑक्सीडेशन करने से एल्डिहाइड, और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्वेश्चन कैसे हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन है और इसमें ऑक्सीजन की डिफरेंट रेशो दी हुई हैं और रिएक्शन भी लिख दी है। आप ऑक्सीजन के कोफिशिएंट्स भी दिए हुए हैं, आप उसको उसी को बैलेंस करके देख सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसमें बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। किसमें बन रही, तो 1, इसको ऐसे भी याद रखो कि 1 मोल मीथेन है ना तो उसके लिए 2 मोल ऑक्सीजन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अगर 3/2 है इसका मतलब 1/5 मोल ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन कम हो गई है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। ऑक्सीजन और कम हो गई, मतलब 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए थी, 1 मोल मीथेन के लिए अगर 1 मोल ऑक्सीजन ली है तो फिर ये कार्बन बनेगा हमारे पास। क्वेश्चन 5, विच प्रोड्यूसेस मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एल्केन दिए हुए हैं मुख्तलिफ, तो जिसमें कार्बन और वाटर ज़्यादा बनेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड किस में ज़्यादा बनेगी, वाटर किस में ज़्यादा बनेगा, जिसमें कार्बन एटम की तादाद ज़्यादा है, जिसमें हाइड्रोजन एटम की तादाद ज़्यादा है, बैलेंस करने से उसी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ज़्यादा बनेंगे, लिहाजा अल्फा। क्वेश्चन 6, विच प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल्स। एक और तरीके से एल्केन की बजाय इस तरह से दे दिया है, एथानॉल, मेथानॉल, एथानल, मेथानल, इसको करना है तो इसमें भी फार्मूला हमें ज़हन में होना चाहिए। और जिस मालिक्यूल में कार्बन एटम्स की तादाद ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन एटम्स की तादाद ज़्यादा होगी, उसमें ज़्यादा वाटर मालिक्यूल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन देख लें, एल्केन जो है उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले अल्कोहल बनता है, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड बनते हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल हो तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो तो कीटोन बन जाएगा। फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज हो रही -4 से +4 तक है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए तो इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं।
इसे ऐसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि एल्केन की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, वन स्टेप ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, टू स्टेप ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा। और अगर इसको रिवर्स कर लें तो ये रिडक्शन कहलाएगी। इसी को फिर देख लें, मीथेन है, ऑक्सीजन करेंगे तो पहले मिथाइल अल्कोहल, फिर फॉर्मेल्डिहाइड, फिर फॉर्मिक एसिड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो बात याद रखनी है वो ये कि एल्केन की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो जब अल्कोहल में जाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल में, फिर एल्डिहाइड में, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहते हैं। मीथेन में एक कार्बन है, मिथाइल अल्कोहल में भी एक है, फॉर्मेल्डिहाइड में भी एक है, फॉर्मिक एसिड में भी एक कार्बन है। तो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उनकी जो तादाद है वो चेंज नहीं होती है। और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है वो सिर्फ फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड के अलावा अगर कोई और कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज नहीं होगा। फॉर्मिक एसिड के अलावा अगर कोई और एसिड हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज नहीं होगा। पेज 4 क्वेश्चन, विच इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ ईथेन। तो मीथेन का हमने पढ़ा, ईथेन का बुक में तो नहीं है, प्रैक्टिस के तौर पे कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो जितनी हाइड्रोजन है सब पे OH अटैच हो जाएगा और सब पे OH अटैच हो जाएगा और OH और OH फिर जो नेबरिंग एडजेसेंट कार्बन एटम होते हैं, एक तरफ से OH और एक तरफ से H रिमूव होता है तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप में चेंज हो जाता है। इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है। तो मीथेन की ऑक्सीडेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। ईथेन का क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। और प्रोपेन हो तो फिर सब जितने भी कार्बन है उनके OH लगा दें, फिर जो नेबरिंग कार्बन है उनके H और OH रिप्लेस करके तो C डबल बॉन्ड O में चेंज कर दें तो ये मेलोनिक एसिड बन जाएगा, कीटो मेलोनिक एसिड इसका नाम है। ये बुक से ज़्यादा बात है, मतलब सिलेबस से थोड़ा। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स है, एल्केन को प्रिपेयर करना है तो एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए एक तरीका है कि हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं। किस में ऐड करते हैं, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में। तो कोई किसी में डबल बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं और पैलेडियम की प्रेजेंस में करें तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाता है, निकल की प्रेजेंस में करें तो 250 पर रिएक्शन होता है। और चूँकि इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक करके सिग्मा बॉन्ड बनता है, लिहाजा इसके नतीजे में हमेशा हीट इवॉल्व होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और इसमें 120 किलो जॉल पर मोल हीट इवॉल्व होती है। और ये एनर्जी की वैल्यू फॉर ईच डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल में जो एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में जब हाइड्रोजन ऐड होगी तो ये उसकी वैल्यू है। अगर डबल बॉन्ड 2 है तो वैल्यू उसके मुताबिक डबल हो जाएगी। इस वैल्यू को जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में तो जो हीट इवॉल्व होगी इसे कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसके ज़रिए से जो MCQ हमने सॉल्व करने हैं वो ये है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का स्टेबिलिटी से क्या ताल्लुक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्स हैं। जिसमें ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी और जिसमें कम हीट इवॉल्व होगी वो ज़्यादा स्टेबल। कौन स्टेबल, वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी, प्रोडक्ट नहीं, एल्कीन जिसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं उन एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को अगर हमने कंपेयर करना है और मुख्तलिफ एल्कीन्स हैं हमारे पास उनमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो जिस एल्कीन की इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू कम है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और फिर MCQ ऐसे हो सकते हैं मोर, तो इस वो एल्कीन स्टेबल कौन सी होती है उसके लिए एक लाइन बता दी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है ना वो मोर स्टेबल होती है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन होती है, ऐसी एल्कीन जिनमें वो कार्बन एटम जिनके दरमियान डबल बॉन्ड होते हैं, वो कार्बन एटम जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं उन कार्बन के पास हाइड्रोजन थोड़ी हो। उन कार्बन एटम जिनमें डबल बॉन्ड है उनके साथ डायरेक्टली कम हाइड्रोजन लगी होगी तो वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कहलाएगी और वो ज़्यादा स्टेबल होगी। अब क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, वो कहेंगे 1 ब्यूटेन की हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, ब्यूटेन बन जाएगा। 2 ब्यूटेन की करेंगे तब भी ब्यूटेन बन जाएगा। 2 मिथाइल प्रोपीन की करेंगे तो आइसोब्यूटेन बन जाएगा। 2 मिथाइल प्रोपीन जो है असल में ये CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और जो डबल बॉन्ड वाले दरमियान वाला कार्बन उस पर CH3 है। तो ऐसे इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन 7, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। एक मॉलिक्यूल दिया हुआ, कहते बताएं इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कितनी हीट इवॉल्व होगी। अब ये जो एल्कीन है इसमें 2 डबल बॉन्ड है
तो एक डबल बॉन्ड के लिए 120 होनी चाहिए थी और 120 का डबल करेंगे तो 240 हो जाएगी, हीट इवॉल्व होगी। लेकिन ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है हमारी एक्सपेक्टेशन से। क्यों स्टेबल है? इसमें कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन होती है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट हो जाए, और जब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट हो जाएंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो अभी हमने पढ़ा कि जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी हीट कम इवॉल्व होगी, लिहाजा इसकी 240 से कम हो जाएगी क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है। दूसरा तरीका एल्कीन पर प्रिपेयर करने का ये है कि अल्काइल हैलाइड जो है उसे जिंक और HCl से रिएक्ट करें, जिंक और हैलोजन एसिड से रिएक्ट करें, या हाइड्रोजन ऐड कर दें डायरेक्ट पैलेडियम और चारकोल की प्रेजेंस में, तो एल्केन बन जाएगा, हैलोजन हट के H लग जाएगा। क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? आइसोप्रोपाइल में ये रिएक्शन करेंगे, एन प्रोपाइल में करेंगे तो दोनों में प्रोपेन बनेगा, एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल में करेंगे तो एन ब्यूटेन बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल में करेंगे तो आइसोब्यूटेन बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर नहीं भी हो तो फौरन जब इसका आंसर करना है तो प्रोपाइल दो होते हैं, आइसो हो या एन हो, प्रोपेन ही बनेगा। और क्योंकि प्रोपेन आइसो नियो नहीं होता, प्रोपेन सिर्फ एक ही होता है। ब्यूटाइल 4 किस्म के होते हैं, एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल से नॉर्मल ब्यूटेन बनेगा, आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल से आइसोब्यूटेन बनेगा। फिर थर्ड रिएक्शन है कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और उस कार्बोक्सिलिक एसिड की हम उससे डी कार्बोक्सिलेशन करने लगे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट हो, अगर हम उसको NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर से रिएक्ट करें, इसे सोडा लाइम कहते हैं, तो एल्केन बनेगा। एल्केन कैसे बनेगा, कितने कार्बन वाला बनेगा, उसका क्या रिलेशन होगा एसिड के साथ, तो ये बताया कि अगर आप एसिड में टोटल कार्बन काउंट कर लें कितने हैं, R में कितने हैं, और वो जो C डबल बॉन्ड हो वो तो कार्बन है ही, तो उससे एक कार्बन कम हो जाएगा एल्केन में, क्योंकि एक कार्बन सोडियम कार्बोनेट में चला गया। तो इसको ऐसे करते हैं कि जितने कार्बन वाला एसिड होगा उससे कम कार्बन वाला एल्केन बनेगा। इसके MCQ भी ऐसे अटेम्प्ट होते हैं। जैसे प्रोपानोइक एसिड है, डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपानोइक एसिड, उसमें प्रोपेन में 3 कार्बन है, एक कार्बन कम हो जाएगा तो ईथेन बन जाएगा। ब्यूटेरिक एसिड है और आइसोब्यूटेरिक एसिड है, दोनों में 4 कार्बन है और दोनों में जो एल्केन बनेगा तो एक कार्बन कम वाला बनेगा, 3 कार्बन वाला प्रोपेन। प्रोपेन आपको पता है एक ही होता है, वो आइसो और नॉर्मल नहीं होता, प्रोपेन सिर्फ एक ही होता है। तो चाहे आइसोब्यूटेरिक एसिड हो चाहे ब्यूटेरिक एसिड हो तो उससे एक ही एल्केन बनेगा, प्रोपेन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट यील्ड एल्केन अपॉन डी कार्बोक्सिलेशन, किसकी डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो एल्केन नहीं बनेगा, जिसके पास एल्काइल ग्रुप नहीं है, क्योंकि एल्केन बनता है जब एल्काइल ग्रुप में हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो इसमें जो फॉर्मिक एसिड है इसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन लगी हुई है, इसमें जब डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, एल्केन नहीं बनेगा। पेज 5 एल्केन को प्रिपेयर करने का एक और मेथड है कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें ये याद रखना है कि इसके ज़रिए से हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन्स बनते हैं, और एक इसकी और शॉर्टकमिंग ये है कि इसमें सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं और दूसरा इसमें मीथेन नहीं बनता है। रिएक्शन को याद ऐसे रखना है। सॉल्ट लेना है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड का वाटर में ऐड करना है, सोल्यूशन बनाना है, इलेक्ट्रोलिसिस करनी। इसमें एसिड के 2 मोल यूज़ होते हैं, सॉल्ट के, एसिड के सॉल्ट के 2 मोल यूज़ होते हैं, और जब 2 मोल यूज़ होंगे तो वो जो 2 एल्काइल ग्रुप हैं वो दोनों आपस में मिलकर एल्केन बना देंगे। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनती है। इसमें ऐसे पूछा जा सकता है नोड पे कौन बनता है, एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड एन नोड पे बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन जो वो कैथोड पर बनते हैं। और एल्केन कैसे याद रखना है, ऐसे याद रख लो कि जितने कार्बन हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, कार्बन CONA वाला कार्बन नहीं काउंट करना, सिर्फ एल्काइल ग्रुप कह लो। दोबारा बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट है उसमें जो एल्काइल ग्रुप है, उस एल्काइल ग्रुप में जितने कार्बन है, इसलिए उसे अंडरलाइन भी किया हुआ, उस एल्काइल ग्रुप में जो कार्बन है उनको डबल कर लें तो उतने कार्बन वाला एल्केन बनेगा। इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आगे। लेकिन देखो जैसे हमारे पास सोडियम एसीटेट है, पेज पे देखो पहला रिएक्शन जो लिखा हुआ है सोडियम एसीटेट CH3COONA,
तो इसमें अल्काइल ग्रुप देखो तो एक कार्बन वाला है, तो एल्केन 2 कार्बन वाला बन जाएगा, ईथेन बन जाएगा। इसको ऐसे ही याद रखना है। एनोड पे क्या बन रहा है, कैथोड पे क्या बन रहा है, और एल्केन कौन सा बनेगा। क्वेश्चन 9, विच विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन बोथ इलेक्ट्रोड्स, किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड कैथोड दोनों पे हाइड्रोजन मिलेगी। सोडियम फॉर्मेट है, अभी पिछला क्वेश्चन भी किया तो उसमें बताया कि सोडियम फॉर्मेट की सूरत में जो है वो इस पेज पे देखो सेकंड लास्ट रिएक्शन जो है इसी साइड का, तो HCON है, इसमें अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो अल्काइल ग्रुप नहीं है तो उसमें एल्केन बन नहीं सकता, तो इसमें हाइड्रोजन बनेगी फिर एनोड और कैथोड दोनों साइड पर। नीचे इसी की कुछ प्रैक्टिस है कि सोडियम एसीटेट हमने डिस्कस कर लिया कि उसमें इथेन बनेगा। सोडियम कार्बोनेट की उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन 9 को, कि सोडियम कार्बोनेट की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उससे क्या बनता है। ये रिएक्शन बुक में नहीं है इसलिए लिख दिया कि इसमें हाइड्रोजन बनती होती है और सोडियम पर ऑक्सो सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO6 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम फॉर्मेट की करें तो हाइड्रोजन बन रही है नोड पे भी और कैथोड पे भी। और लास्ट वाला जो है कि सोडियम प्रोपेनोएट है, तो सोडियम प्रोपेनोएट में अल्काइल ग्रुप के अंदर एसिड में टोटल 3 कार्बन है, अल्काइल ग्रुप में 2 कार्बन है, तो अल्काइल ग्रुप में जितने कार्बन है उनको डबल कर लें तो 4 कार्बन हो जाएंगे और ये ब्यूटेन बन जाएगा। तो इसका आंसर तो हो गया हमारे पास कि सोडियम फॉर्मेट, हाइड्रोजन बनेगी दोनों तरफ। फिर एल्केन को प्रिपेयर करने का एक तरीका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMgX को कहते हैं, उसमें R पे नेगेटिव चार्ज होता है, उसको वाटर से रिएक्ट करें, अल्कोहल से रिएक्ट करें, अमोनिया से रिएक्ट करें, एल्केन बन जाता है RH। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से सिर्फ R आएगा नेगेटिव और वाटर, अल्कोहल और अमोनिया से पॉजिटिव हाइड्रोजन न होगी, तो ये अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन मिलेंगे आपस में तो ये एल्केन फॉर्म हो जाएगा। फिर जनाब जो यानी ये रिएक्शन बिल्कुल वैसे जैसे अल्काइल हैलाइड में था कि RH मिल जाता था। फिर आखिरी 2 रिएक्शन है, एक है वुल्फ किश्नर रिडक्शन और एक क्लेमेंजन रिडक्शन। इसमें दोनों में ये होता है कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड है उसे स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम में N2H4 और KOH से रिएक्ट करते हैं, या स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है और ZnH मरकरी और HCl, तो इसमें रिएक्शन ऐसे होता है कि जो एल्डिहाइड है उस एल्डिहाइड में जो फॉर्माइल ग्रुप है CHO उसके या CH3 आ जाता है, और जो कीटोन है उसमें C डबल बॉन्ड O की जगह CH2 लग जाता है, तो ये एल्केन बन जाता है। इसको ऐसे भी याद रखना है कि जितने कार्बन वाला हमारे पास एल्डिहाइड होगा, जितने कार्बन वाला हमारे पास कीटोन होगा, उतने कार्बन वाला ही एल्केन बनेगा। तो मतलब देखो जैसे वो हमें कहें कि प्रोपानोन से प्रोपेन बनाओ, प्रोपानोन में 3 कार्बन है, प्रोपेन में भी 3 कार्बन है, तो दोनों इससे प्रिपेयर हो जाएंगे। पेज 6 एल्कीन्स। एल्कीन्स की प्रिपरेशन देख लें पहले। एल्कीन को प्रिपेयर करना है तो इसके लिए डीहाइड्रेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन, कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, ये रिएक्शन यूज़ होते हैं। इनमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो बता दिए हैं। मोस्टली में यही हो रहा है कि एडजेसेंट कार्बन एटम से ग्रुप रिमूव हो रहे हैं। डीहाइड्रेशन में एक तरफ से H और एक तरफ से OH रिमूव हो रहा है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में एक तरफ से H और एक तरफ से हेलोजन रिमूव हो रहा है, और डीहेलोजिनेशन में जो है वो 2 हेलोजन एडजेसेंट कार्बन से रिमूव हो रहे हैं। कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में जो उसमें CONA दोनों रिमूव हो रहे हैं। और इसको ऐसे ही याद रख लें कि जितने कार्बन वाला हमारे पास रिएक्टेंट होगा उतने कार्बन वाला ही एल्कीन बनेगा। जितने कार्बन वाला अल्कोहल है उतने कार्बन वाली एल्कीन, जितने कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड है उतने कार्बन वाली एल्कीन, जितने कार्बन वाला डाई हैलाइड है उतने कार्बन वाली एल्कीन इस तरह से फॉर्म होगी। और फिर इनकी कंडीशंस डीहाइड्रेशन के लिए डीहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अल्कोहलिक QH में होती है, डीहेलोजिनेशन जिंक डस्ट की प्रेजेंस में होती है। कुछ डीहाइड्रेटिंग एजेंट नीचे दे दिए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमारी बुक में यूज़ हुआ है डीहाइड्रेशन के लिए। तो अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल है तो फिर इसकी सूरत में जो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी कंसनट्रेशन चेंज हो जाती है। प्राइमरी अल्कोहल की सूरत में 75% एसिड यूज़ होता है, सेकेंडरी में 60%, टर्शियरी में 20% यूज़ होता है। और जो टेम्परेचर है वो भी अलग अलग, जैसे एसिड की कंसनट्रेशन चेंज हो जाती है
टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो भी चेंज हो जाता है। तो इसमें जो है ये फिर हमारे पास सबसे आसान जो है लो टेम्परेचर पे और कम कंसंट्रेशन एसिड की जो टर्शरी अल्कोहल सबसे आसानी से उसकी डिहाइड्रेशन होती है, तो ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन जो है फिर वो टर्शरी सबसे आसानी से एल्कीन में चेंज होता है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल। इस रिएक्शन को फिर डिहाइड्रेशन को डिटेल से फिर सेकंड पेज के सेकंड पार्ट पे देखें। वो कार्बन जिस पे OH लगा होगा ना उसे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं और उसके साथ वाले कार्बन को बीटा कहते हैं। तो अल्फ़ा कार्बन से OH निकलेगा और बीटा कार्बन से H निकलेगा, तो ब्यूटीन बन जाएगी। अब अगर दो बीटा हैं तो किस कार्बन से बीटा अलग होगा, उस कार्बन से जो सेकेंडरी कार्बन है उससे बीटा अलग होगा, ऐसे कह लो। प्राइमरी कार्बन से नहीं, सेकेंडरी से, या उस कार्बन से अलग होगा हाइड्रोजन जिसके नतीजे में ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। तो वो एक से ज़्यादा दफ़ा बोल दिया कि सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वो होती है जिसमें वो कार्बन जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है उन कार्बन के पास हाइड्रोजन थोड़ी हो, तो इसे सेट्ज़िफ रूल बोलते हैं। फिर अल्कोहल है, अल्कोहल से जब हाइड्रोजन रिमूव होता है एल्कीन बन जाती है, वो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन बता दी है। क्वेश्चन कैसे हो सकता है, क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिहाइड्रेटेड मोर इजीली, किसकी डिहाइड्रेशन आसान होगी, तो दिए मुख्तलिफ नाम। इसमें जो टर्शरी है उसकी डिहाइड्रेशन सबसे आसान होगी। टर्शरी की पहचान क्या है, टर्शरी की पहचान ये है कि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप उनकी पोजीशन हमेशा सेम होती है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल। तो अल्काइल ग्रुप भी 2 पे है और जो OH ग्रुप है वो भी 2 पे है, तो फंक्शनल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप की पोजीशन सेम है। और जब ऐसा होगा तो तब इसमें जो है वो टर्शरी होगा और टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन आसान होती है। पेज 7 इसी डिहाइड्रेशन के क्वेश्चन 11, नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन्स प्रोड्यूस अपॉन डिहाइड्रेशन ऑफ 2 ब्यूटानोल। 2 ब्यूटानोल जितने भी 2 अल्कोहल होते हैं ना ये सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, तो ये 2 ब्यूटानोल है। कहते हैं इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे एल्कीन बनेगी। आप बताइए कि जो एल्कीन बनेगी वो कितनी किस्म की एल्कीन बनेगी, कितने आइसोमर्स उसके जो है वो बन सकते हैं। आंसर इसका है 4 एल्कीन बनेगी। उसको वो 4 एल्कीन कौन सी बनेगी, 1 ब्यूटीन बनेगी, 2 सिस 2 ब्यूटीन बनेगी, ट्रांस 2 ब्यूटीन बनेगी। 1 ब्यूटीन तो शो नहीं करेगी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, 2 ब्यूटीन करेगी और वो इसलिए 2 हो जाएंगे, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन और एक 2 मिथाइल प्रोपीन। तो ये 4 उसके पॉसिबल आइसोमर्स होंगे। क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, थोड़ा मुश्किल ऐसे कर सकते हैं। फिर देखो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन तो जब एडजेसेंट कार्बन एटम्स हों और उनमें से एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक कार्बन से हेलोजन रिमूव हो, एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक कार्बन से हेलोजन रिमूव हो, तो इसे बोलते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ये अल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में होती है। इसमें अगर तो एल्काइल हैलाइड है और उसको अल्कोहलिक QH से रिएक्ट करेंगे तो एल्कीन बनेगी, और अगर विसिनल डाइहैलाइड है यानी 2 हेलोजन लगे हुए हैं और फिर हमने उसको अल्कोहलिक QH से रिएक्ट की है तो फिर जो है ना वो हमारे पास एल्काइन बनेगी। तो ये अगर एक हेलोजन है और फिर अल्कोहलिक QH से किया तो एल्कीन, और अगर डाइहैलाइड है तो फिर एल्काइन बन जाएगा। डाइहैलाइड क्या होता है, जिसमें 2 हेलोजन हो। डाइहैलाइड फिर 2 तरह के होते हैं, अगर 2 हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पे हैं तो विसिनल डाइहैलाइड कहलाएगा, और अगर दोनों हेलोजन जो हैं वो एक ही कार्बन पे हों तो इसे जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं या जेम विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। और रिएक्शन इस तरह से है कि RCH2CH2X, और जब अल्कोहलिक QH से रिएक्ट करेंगे तो माइनस का मतलब है कि इसमें से एक में से हाइड्रोजन और एक में से हेलोजन अलग होनी। अब वो कार्बन जिस पे हेलोजन लगा हुआ है उससे अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा, उसमें से हेलोजन अलग हो जाएगी और साथ वाला कार्बन जो है उससे जो है वो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिक एल्कीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये वही क्वेश्चन 11 है। उसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, वहाँ 2 ब्यूटानोल था। यहाँ पे भी जो एल्कीन बनेगी वो 4 बनेगी और वही स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें। भाई वहाँ पे ये था कि एक कार्बन से OH और साथ वाले कार्बन से H रिमूव हो रहा था, यहाँ पे एक कार्बन से हेलोजन और साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। अल्काइल हैलाइड को अगर KOH से रिएक्ट करें,
अगर तो एल्कोहलिक वजह से रिएक्ट करेंगे एल्काइल हैलाइड को तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और एल्कीन बनेगी, ये जो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन अभी हमने पढ़ा है। और अगर ये एक्वस हो KOH वाटर में रिएक्शन करें तो फिर एल्कोहल बनेगा और फिर ये SN रिएक्शन है। इस तरह से डी हैलोजिनेशन करनी है, अगर जिंक मेटल की मौजूदगी में करते हैं, डाई हिलाइड लेते हैं, और अगर डाई हिलाइड लें, 2 हैलोजन एटम है, एडजेसेंट कार्बन एटम, नेबरिंग कार्बन एटम पे 2 हैलोजन लगे हुए हैं और उनमें से 2 हैलोजन रिमूव कर देंगे तो एल्कीन बन जाएगी। और अगर टेट्रा हैलाइड लें, अगर 2 कार्बन है नेबरिंग, उन पे 4 हैलोजन अटैच हैं तो फिर एल्काइन बन जाती। तो इसमें क्वेश्चन कैसे हो सकता है, 1 क्लोरोप्रोपेन है तो डी हैलोजिनेशन करेंगे तो प्रोपीन बनेगी, 2 क्लोरोप्रोपेन की करेंगे तो तब भी प्रोपीन बनेगी। तो इसको याद रखने कि 1 हेलो एल्केन हो, 2 हेलो एल्केन हो, डी हैलोजिनेशन करेंगे तो दोनों की सूरत में एल्कीन प्रोपीन बनेगी। प्रोपीन मसला देखो ना, जितने कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड है ना उतने कार्बन वाली एल्कीन बन रही है। प्रोपीन 1-2 होती ही नहीं, प्रोपीन एक ही होती है, सिंपल बात है। लिहाजा वो हैलोजन चाहे 1 पे लगा चाहे 2 पे लगा, जो प्रोपीन जो एल्कीन बनी है वो प्रोपीन है और उसमें नंबरिंग नहीं होती है। ये ब्यूटीन से शुरू होता है 1-2 कहना, या प्रोपीन एक ही बनेगी। पेज 8 रिडक्शन। तो अगर हम रिएक्शंस देख लें, एल्कीन की हाइड्रोजनेशन होती, एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करनी है, रेने निकल अगर पाउडर फॉर्म में गेट करें हम तो इसे रेने निकल कहते हैं, और ये सरफेस एरिया ज़्यादा होता है पाउडर फॉर्म में। और प्लेडियम वगैरह में 25 पर रिएक्शन होता है, वगैरह 100 पे होता है। जितने कार्बन वाली एल्कीन है उतने कार्बन वाला एल्केन बन जाएगा। इसको याद MCQs के लिए जो बात रखनी वो ये कि N ब्यूटिलीन, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, इनसे ब्यूटेन बनेगा। और अगर आइसोब्यूटिलीन है तो आइसोब्यूटेन बनेगा। देखो प्रोपीन जो है ना वो तो आपको पता है एक ही है ना, प्रोपीन तो आइसो नहीं होती, N नहीं होती। अब ब्यूटीन में चले गए तो ब्यूटीन से ब्यूटेन बनाना है तो 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन से ब्यूटेन बनेगा नॉर्मल, N ब्यूटीन से भी वही बनेगा। तो आइसोब्यूटिलीन होगी तो आइसोब्यूटेन बन जाएगा। इसको अगर ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं क्लोरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में तो ये रिएक्शन यूज होता है डबल बॉन्ड की प्रेजेंस के लिए, अनसैचुरेशन की प्रेजेंस के लिए, डबल बॉन्ड के लिए भी, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी। इसमें ये होता है कि ब्रोमीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजोल्व करते हैं तो ये रेडिश ब्राउन कलर होता है सोल्यूशन का। और जब ये रिएक्शन हो जाता है, अगर किसी में अनसैचुरेशन हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ब्रोमीन वहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड में ऐड हो जाती है और जिन 2 कार्बन में डबल बॉन्ड होता है उन 2 कार्बन पे अटैच हो जाती है, तो फिर नेबरिंग कार्बन पे अटैच हो जाती है तो ये विसिनल डाइब्रोमाइड बनता है और इसमें ब्रोमीन का कलर ख़त्म हो जाता है, रेडिश ब्राउन डीकलोराइज हो जाती है। और ये टेस्ट होता है अनसैचुरेशन का। अगर हमारे पास 1 एल्कीन है तो जो डाइब्रोमाइड बनेगा वो 1-2 बनेगा, अगर 2 एल्कीन है तो 2-3 बनेगा। यानी जो डबल बॉन्ड का नंबर है एक तो उस नंबर पे लगेगी ब्रोमीन, एक उससे नेक्स्ट पे लगेगी, क्योंकि डबल बॉन्ड जिन 2 कार्बन में होता है उसमें से स्मॉलर नंबर डबल बॉन्ड का नंबर होता है। तो यानी अगर 2 एल्कीन कह रहे हैं तो इसका मतलब 2 और 3 में डबल बॉन्ड है और 2 और 3 पर वो ब्रोमीन लग जाएगी। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड के बजाय ब्रोमीन वाटर यूज़ कर लें तो वो ब्रोमीन वाटर, इसे HOBr भी लिखा जा सकता है, क्लोरीन होती तो HOCl लिख देते, तो तब फिर ये रिएक्शन इस तरह से हो जाएगा कि 2 ब्रोमीन ऐड होने के बजाय एक कार्बन पे ब्रोमीन लग जाएगी, एक पे OH जो है वो अटैच हो जाएगा। और क्वेश्चन मतलब देखो जैसे प्रोपीन है, HOCl ऐड कर रहे हैं उसमें प्रोपीन में, तो प्रोपीन में जो OH है ना ये नेगेटिव है और क्लोरीन पॉजिटिव होती है, तो क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है क्लोरीन से। तो प्रोपीन में जब ऐड करेंगे तो मार्करनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लगेगा जिसके पास हाइड्रोजन थोड़ी है और वो मिडल वाला कार्बन है। लिहाजा इसकी एडिशन करते हुए एक तरफ OH लगना था, एक तरफ Cl लगना था। ईथीन में तो दोनों कार्बन एक जैसे थे, प्रोपीन में जो है वो मिडल वाले कार्बन के पास थोड़ी हाइड्रोजन थी और जिस कार्बन के पास थोड़ी हाइड्रोजन होगी उस पर OH लग जाता है, तो ये आंसर डेल्टा हो जाएगा। हाइड्रेशन है, एल्कीन है, हाइड्रेशन करें वाटर से रिएक्ट करें तो उसमें कुछ सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करते हैं, तो जब ऐड करते हैं तो एसिड है, पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाता है, एक तरफ H लगता है और एक तरफ SO3H लगता है। सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड कर लेते हैं तो रिज़ल्ट ये होता है इसमें कि फाइनल प्रोडक्ट में कि जिन 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है, एक कार्बन पे H लग जाएगा और एक कार्बन पे OH लग जाएगा,
OH किस पे लगेगा, नेगेटिव पार्ट है, जिस कार्बन के पास थोड़ी हाइड्रोजन है, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे H लगेगा। क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, ईथीन की डिहाइड्रेशन करेंगे तो एथेनॉल बन जाएगा, प्रोपीन की करेंगे तो प्रोपानॉल बन जाएगा, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन हो तो 2 ब्यूटानॉल, दोनों सूरतों में बनेगा। जितने कार्बन वाली एल्कीन होगी उतने कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड सेकेंडरी एल्कोहल, किसकी करेंगे जो है सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, वही रिएक्शन जो ऊपर पड़े हैं, डिहाइड्रेशन करेंगे तो प्रोपीन की करें, 1 ब्यूटीन की करें, ब्यूटीन की करें, 2 ब्यूटीन की करें, इनमें से किसी में भी वाटर ऐड करें, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करें तो सब में सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। बायर्स टेस्ट, 1% एल्कलाइन KMnO4 को कहते हैं बायर्स रीजेंट, और ये भी अनसेचुरेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें KMnO4 से रिएक्ट करते हैं और जिन दो कार्बन में डबल बॉन्ड होता है दोनों पे OH ग्रुप लग जाता है एडजेसेंट, तो ये विसिनल डाईओल बन जाता है। जैसे विसिनल डाईब्रोमाइड था, विसिनल डाईहैलाइड था, तो दो नेबरिंग कार्बन एटम पे OH लग गए, विसिनल डाईओल। और जब दो OH ग्रुप मौजूद हो किसी मॉलिक्यूल में तो इसको ग्लाइकोल भी बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि भाई आइसोब्यूटीन है और आइसोब्यूटीन से आप बताइए कि बायर्स रीजेंट से रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ऑप्शन है, हिंट देखो उसमें आइसोब्यूटीन बनाई हुई है। इसमें जब वाटर ऐड करेंगे तो इसमें ये होगा कि हमारे पास जो है आइसोब्यूटीन है, वाटर से रिएक्ट कर रही है, ऊपर वाला रिएक्शन है हाइड्रेशन वाला, उसका क्वेश्चन है। तो एक तरफ OH ऐड होना था और एक तरफ H ऐड होना था। OH नेगेटिव उस कार्बन पे लगना है जिसके पास हाइड्रोजन थोड़ी है, तो C पे OH लग गया, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन गया और आंसर जो हमारे पास डेल्टा बन गया। पेज 9 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है। ये सिलेबस कुछ थोड़ा हिस्सा इसका सिलेबस में है, ज़्यादा नहीं है मतलब, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऐसे है कि ओजोन से अगर रिएक्ट करें या KMnO4 हॉट कंसनट्रेटेड हो, एसिडिक KMnO4 हो, एल्कलाइन KMnO4 नहीं, तो फिर इसमें अगर KMnO4 है, कंसनट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं है, हॉट स्टेट में है या ओजोन है, तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाती है। इसको याद ऐसे रखना है, इसका शॉर्टकट ये है कि जहाँ एल्कीन, जो भी एल्कीन हमारे पास है उसमें जहाँ डबल बॉन्ड है ना, वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो जो डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन उनके साथ एक एक ऑक्सीजन लग जाएगी। डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन के साथ एक एक ऑक्सीजन लग जाएगी। जैसे देखो रिएक्शन दिया हुआ है RCH डबल बॉन्ड, RCH डबल बॉन्ड टूट गया और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होगी, दूसरे कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होगी। तो ये इसमें हमारा प्रोडक्ट है, इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अब इसको क्वेश्चन भी है कि भाई देखो ये हमारे पास अगर 2 मिथाइल 2 प्रोपीन हो तो कैसे होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हिंट देखो नीचे। देखो याद ऐसे रखना है कि अगर दो कार्बन में डबल बॉन्ड है और वो जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन लगी हुई है, दो से ज़्यादा तो लग नहीं सकती, 2 ही हैं, तो तब इसमें ये होगा कि वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ पहले OH लगेंगे दोनों के साथ। फाइनली ये होगा कि वो जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ना उसमें C डबल बॉन्ड O बनेगा, यानी ऐसे याद रख लो कि CH2 जो है ना वो फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा। शॉर्ट ये याद रख लो कि अगर डबल बॉन्ड टूट जाना है ना दरमियान से, तो वो कार्बन अगर उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं तो वो पहले एल्डिहाइड में चेंज होगा, C डबल बॉन्ड OH, और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड में। हाँ अगर उस नीचे रिएक्शन में देखो फर्दर RCH डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगी हुई है और एक एल्काइल ग्रुप है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। और अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो कीटोन में चेंज हो जाएगा। यानी इसको ऐसे याद रख लो कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ 3 ही ऑप्शन हो सकती हैं, या उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगी हो, एक हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप लगा हो, या 2 एल्काइल ग्रुप लगे हों। अगर 2 हाइड्रोजन लगी हुई है तो फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, दरमियान में एल्डिहाइड बनेगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो वो फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। और अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो कीटोन में चेंज हो जाएगा, वो आगे किसी में नहीं जाएगा। ईथीन है तो अब ये उसकी प्रैक्टिस है कि ईथीन है तो उसमें फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रोपीन है तो उससे क्या बनेगा, और ये मुख्तलिफ एल्कीन ली हुई है, इनके फाइनल प्रोडक्ट कैसे हैं जैसे ऊपर बताया उसके मुताबिक इसकी प्रैक्टिस करनी है।
ऑक्सीडेशन जो है एल्कीन की, ये एपॉक्सीडेशन भी होती है। अगर उसको सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में करेंगे तो जहाँ डबल बॉन्ड है वो दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन ऑक्सीजन के जरिए से जुड़ जाते हैं, इसे एपॉक्साइड कहते हैं। एल्कलाइन के MnO4 से होती है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है, ओजोन से होती है, अभी हमने देख ली है। कंबस्टन अगर हो एल्कीन की तो उसकी इक्वेशन कैसे याद रखनी है कि N जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे ऑक्सीजन के, कार्बन के, जितने कार्बन के एटम्स की तादाद है उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उतने ही वाटर के मोल बनेंगे, उनको डबल करके 2 से डिवाइड करें तो ऑक्सीजन के मोल बनेंगे। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है वो इथीन एल्कीन करते हैं और इनकी पॉलीमराइजेशन की कंडीशंस याद होनी चाहिए। TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, डाईथाइल एल्यूमिनियम है, 0.1% ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पॉली एल्कीन बन जाती हैं। एल्कीन जब बनता है पॉलीमराइजेशन में पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है और वो पाई बॉन्ड जो है वो आगे सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 में चेंज हो जाती है। पेज 10 इस पे देखिए कि ये याद रखो कि एल्काइन के सारे रिएक्शन एल्कीन जैसे, कुछ तो उधर हमने देख लिए हैं, तो वो उसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, बस उसमें उससे ज़्यादा ऐड हो 2 दफ़ा रिएक्शन हो जाता है। अब टेस्ट अनसैचुरेशन का, अगर हमने कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसका टेस्ट करना है तो ब्रोमीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड से इसका रेडिश ब्राउन कलर डीकलोराइज हो जाता है, बायर्स रीजेंट से रिएक्ट करते हैं वो डीकलोराइज हो जाता है। अगर एल्केन और एल्कीन को डिस्टिंग्विश करना हो तो हम ये ब्रोमीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या बायर्स रीजेंट यूज़ करते हैं। एल्केन को एल्काइन से टेस्ट करना हो तो यही टेस्ट करते हैं। देखो ना, ये अनसैचुरेशन का टेस्ट है, तो एल्केन में तो अनसैचुरेशन होती नहीं है, एल्कीन और एल्काइन में अनसैचुरेशन है, तो उसमें दोनों में ब्रोमीन के जो कलर है वो ख़त्म हो जाते हैं और एल्केन में नहीं होते। 1 एल्कीन और 2 एल्कीन को डिस्टिंग्विश करना हो तो ओजोन से रिएक्ट करते हैं। ये इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ये ओजोन का जो रिएक्शन है ये डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है उसको लोकेट करने के लिए यूज़ होता है। 1 एल्काइन और 2 एल्काइन को करना हो हमने टेस्ट, या एल्काइन और एल्कीन को करना हो तो ये हम करते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट से अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से अगर रिएक्ट करें, यानी अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है या 2 है, 2 इथाइन में ही होंगी, बाकी तो किसी भी अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन होगी, सिर्फ इथाइन में 2 हाइड्रोजन होंगी। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन लगी हुई है, इसे जब हम रिएक्ट करते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से, तो उस हाइड्रोजन की जगह पर सिल्वर या कॉपर लग जाता है और ये वाइट प्रेसिपिटेट और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ये रिएक्शन सिर्फ इथाइन देती है या टर्मिनल एल्काइन यानी 1 एल्काइन देती है। तो जब भी एल्काइन को हमने एल्कीन से डिस्टिंग्विश करना हो तो इसके ज़रिए से डिस्टिंग्विश करते हैं। बेंजीन पे, बेंजीन की प्रिपरेशन जो है, इसके रिएक्शन है, इनका एक आइडिया इनमें होना चाहिए। इथाइन की पॉलीमराइजेशन करें, बेंजीन बनती है। एल्केन एनहेक्सेन, बेंजीन में 6 कार्बन है, एल्केन ले लें 6 कार्बन वाला। साइक्लोहेक्सेन ले लें तो उससे बेंजीन जो है वो हम फॉर्म कर लेते हैं साइक्लाइजेशन करके। फिनोल को जिंक डस्ट से रिएक्ट करके, या बेंजीन का सॉल्ट ले लें कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम बेंजोएट सोडा लाइम से रिएक्ट करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हाइड्रोलिसिस करें, बेंजीन बन जाती। तो ये रीजेंट ज़हन में होने चाहिए, ये रिएक्शन एज बुक के हैं, ये अंदाज़ा होना चाहिए कैसे प्रिपेयर होती है। बेंजीन के स्ट्रक्चर में ये याद रखें कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसमें सारे कार्बन एटम हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड 1.397 एंगस्ट्रॉम होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 1.09 एंगस्ट्रॉम होता है। कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में होती है। इसकी रेजोनेंस एनर्जी 150.5 किलो जॉल पर मोल होती है और इसमें डी लोकलाइजेशन होती है और उस डी लोकलाइजेशन से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन होती है। बेंजीन के MnO4 डाइल्यूट से रिएक्ट नहीं करती, मतलब ये बायर्स रीजेंट से रिएक्ट नहीं करती है। बेंजीन जो रिएक्शन आमतौर पे देती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। इसमें MCQs ऐसे बनते हैं कि इसमें बताओ रीजेंट कौन सा है, इसमें कैटलिस्ट कौन है, इसमें बेस कौन है। इसके तमाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई बेस यूज़ होती है, इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या है। तो हेलोजिनेशन में जो जिससे रिएक्ट करते हैं हेलोजिनेशन के लिए वो क्लोरीन है। कैटलिस्ट FeCl3 है, इसमें जो बेस FeCl4 नेगेटिव है और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो Cl पॉजिटिव होता है। नाइट्रेशन में जो रीजेंट है वो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2+ है, बेस HSO4 नेगेटिव है। नाइट्रेशन जब करते हैं तो
अगर एक नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, अगर एक और नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे तो मेटा पे लगेगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है। इस तरह से हेलोजिनेशन करेंगे FeCl3 की प्रेजेंस में तो एक क्लोरीन इंट्रोड्यूस हो जाएगी, और अगर फिर करेंगे हेलोजिनेशन तो एक और क्लोरीन इंट्रोड्यूस हो जाएगी, और क्लोरीन चूँकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो सेकंड वाली क्लोरीन या तो ऑर्थो पे लगेगी या पैरा पे लगेगी। अगर लाइट की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करेंगे तो पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और हर कार्बन पे एक एक हेलोजन लग जाएगी, तो हेक्साक्लोरो बेंजीन बन जाएगी। कंडीशन याद रखनी, लाइट वाले रिएक्शन की जो है ना मैकेनिज्म वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पेज 2 सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, इसे ओलियम बोलते हैं, या कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। दोनों में जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो SO3 बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बेस इसमें HSO4 नेगेटिव है, फाइनल प्रोडक्ट इसका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। एल्काइलेशन एसाइलेशन में रीजेंट देख लें, एल्काइल हैलाइड AlCl3 कैटलिस्ट है, AlCl4 नेगेटिव बेस है, CH3 प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। और असाइलेशन, असाइल ग्रुप कहते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को हटा के हेलोजन लगा दें तो इसमें रीजेंट बेस AlCl, वही बेस AlCl4 नेगेटिव बेस है, और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो CH3C डबल बॉन्ड OC पॉजिटिव है। और ऊपर टॉलीन बनेगी, नीचे एसिटोफिनोन बनेगा। एल्काइलेशन से टॉलीन बनती फाइनल प्रोडक्ट, और असाइलेशन से फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एसिटोफिनोन बनता है। मैकेनिज्म देखें, किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म ये होता है कि इलेक्ट्रोफाइल आता है, बेंजीन में ऐड होता है, बेंजीन का एक पाई बॉन्ड यूज़ हो जाता है, बेंजीन पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे सेकंड स्टेप में कोई बेस यूज़ होती है और वो प्रोटॉन को रिमूव कर देती है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो जाती है सेकंड स्टेप में, और उसके और बाकी बेंजीन का स्ट्रक्चर जो वो दोबारा डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैच हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल अलग होता है वो हमेशा H+ होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल आके लगता है वो अलग अलग हो सकते हैं। फिर बेंजीन को जब रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड और AlCl3 की प्रेजेंस में, तो अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, और अगर ये रिएक्शन फर्दर करेंगे तो और अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। अल्काइल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो अगर मजीद अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो ऑर्थो और पैरा पे ही लगेंगे। असाइलेशन करेंगे वो भी हो गया। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, फॉर्माइल Cl है तो उससे बेंजल्डिहाइड बनेगा, और अगर एसिटाइल Cl है मतलब अल्काइल हैलाइड चाहिए ना, तो R की जगह अगर फॉर्माइल ग्रुप लगा हुआ है तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। RX होता है ना, तो RX एसिटाइल क्लोराइड है तो एसिटोफिनोन बनेगा। बेंजोइल क्लोराइड है तो फिर उससे बेंजोफिनोन बनेगा। तो ये अगर बाय नेम वो पूछ लें, ये सब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और साइलेशन रिएक्शंस जो हैं ये उनके बाय नेम रिएक्शंस हैं। बेंजीन पे जो ग्रुप अटैच होते हैं दो तरह के होते हैं। बाज़ बेंजीन के जो ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, बाज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। और बेंजीन पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो इसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो तो इसे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की एक लिस्ट है, आमतौर पे इनके पास लोन पेयर होते हैं, और जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है उनकी भी एक लिस्ट है। एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एस्टर है, नाइट्राइल है, NO2 ग्रुप है, सल्फोनिक ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं अगर ये बेंजीन पे अटैच हों तो बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है खाली बेंजीन के मुकाबले में, और अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हों तो ये रिएक्टिविटी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुश्किल हो जाता है। यानी बेंजीन पे अगर एक ग्रुप पहले से मौजूद है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, और बेंजीन पे उस ग्रुप की मौजूदगी में एक और ग्रुप आके अटैच होना चाहता है, तो वो ग्रुप ऑर्थो पे लगेगा, मेटा पे या पैरा पे, ये वो ग्रुप डिसाइड करता है जो पहले से मौजूद हो। और अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मौजूद है तो उसकी मौजूदगी में नया ग्रुप जो है या ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे लगेगा। और अगर बेंजीन पे पहले से जो ग्रुप मौजूद है वो मेटा डायरेक्टिंग है तो उसकी मौजूदगी में जो नया ग्रुप लगेगा वो मेटा पे लगेगा। ऑक्सीडेशन, बेंजीन की अगर ऑक्सीडेशन करें तो बेंजीन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी होती है, और बेंजीन को ओजोन से रिएक्ट करें तो ओजोन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
बेंजीन को ओजोन से रिएक्ट करेंगे, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, 3 मोल ओजोन ऐड हो जाएगी और फिर फर्दर उसे जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट ग्लाइऑक्सिल बनेगा, CHO। अगर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे, KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन बेंजीन KMnO4 से रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन अगर किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में बेंजीन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा और फिर मैलिक एसिड बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस बेंजोइक एसिड इन साइड चेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्वेश्चन हो सकता है। टॉलीन है, इथाइल बेंजीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन है। आंसर इसका डेल्टा है, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। हिंट इसका ये है कि बेंजीन जब ऑक्सीडाइज होती है, बेंजीन पे जब कोई अल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो जब बेंजीन की ऑक्सीडेशन करें तो बेंजीन तो ऑक्सीडाइज नहीं होती आसानी से, लेकिन बेंजीन पे जो अल्काइल ग्रुप अटैच होता है वो अल्काइल ग्रुप जो वो एसिड में चेंज हो जाता है। तो लेकिन वो तभी होगा अगर वो जो कार्बन जो बेंजीन के साथ अटैच है एटलीस्ट उसके पास एक हाइड्रोजन हो, तो एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन होंगी तो फिर वो एसिड में चेंज होगा। हमने चैप्टर 8, चैप्टर 9 हाइड्रोकार्बन्स जो है उसको पढ़ा है। MCQs के हवाले से एक तो इसमें वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट ज़्यादा है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनकी खुद से प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ प्रॉब्लम फील करें शेयर करें और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करें और आपके लिए चीज़ें आसान बना दें, आपकी मुश्किलें कम करें। अपना ख्याल रखिए।